1990 के आसपास इंडिया का पर कैपिटा इनकम चाइना से ज्यादा था। आज रियलिटी क्या है? इंडिया के जीडीपी के मुकाबले चाइना का जीडीपी लगभग 5 गुना बड़ा है और दुनिया उसे वर्ल्ड फैक्ट्री बोलती है। आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पाए? किस कारण हम लगातार चाइना से पीछे होते चले गए? आज के वीडियो में दोस्तों 4 सिंपल स्टेप में पूरी कहानी समझेंगे। चाइना को कैसे मिला अर्ली मूवर एडवांटेज का, दूसरा इजी लैंड एक्विजिशन, तीसरा स्टेबल गवर्नमेंट, चौथा इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल। वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि लास्ट में इंडिया का ऑनेस्ट रियलिटी चेक और होप दोनों देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, चाइना का अर्ली मूवर एडवांटेज के बारे में। 1978 में डेंग जियोपिंग चाइना का सत्ता संभालता है। सबसे पहले सोचता है कि पहले चाइना का पेट भरते हैं। छोटे छोटे किसानों को खेत दिया और बोला तुम अपने मर्जी से जिस तरह चाहे उस तरह खेती करो, बस उसमें एक छोटा सा पार्ट सरकार को दे देना। इस फैसले का प्रभाव ये पड़ा, चाइना का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 3 गुना के तेजी से बढ़ा। इससे गांव और दूर दराज लोगों का प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड हो गया और किसानों के हाथ में पैसे आया। फिर 1978 में एक सबसे बड़ा फैसला लेता है, अपना इकोनॉमी को लिबरलाइज करता है और सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया डेवलप करता है, जहां पे टैक्स कम, इन्वेस्टमेंट रूल फ्लेक्सिबल होता है, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए रेड कार्पेट बिछा देता है और प्लग एंड प्ले मॉडल यूज करता है। आइए फैक्ट्री शुरू करिए। चाइना अपना सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन शेनजियांग में डेवलप करता है और अभी तक कुल चाइना में 14 स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप हो चुके हैं। 1980 में चाइना का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में पहुंच गया था और सालाना 10% दर से डेवलप कर रहा था और इंडिया उसी टाइम 4-5% के ग्रोथ रेट लेकर इधर उधर घूम रहा था। अब बात करते हैं इंडिया का। 1991 में इंडिया का फॉरेन करेंसी लगातार घटता जा रहा था और इंडिया पे आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। तो उस समय इंडिया ने IMF से लोन लेने गया तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को सजेस्ट किया आप अपना इकोनॉमी लिबरलाइज करिए और विदेशी इन्वेस्टर के लिए दरवाजा खोलिए। तो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के सुझाव से 1991 में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया का इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इंडिया का दरवाजा खोला। अब चाइना से कंपेयर करते हैं, चाइना लगभग इंडिया से 13 साल पहले अपना इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और चाइना को एक मजबूत हेड स्टार्ट मिल गया था। अर्ली स्टार्ट करने का रिजल्ट क्या हुआ? 1990 में जहां इंडिया चाइना का जीडीपी 19-20 का फर्क था, वहीं 2000 आते आते चाइना का जीडीपी इंडिया से 3 गुना ज्यादा पहुंच गया था। फॉरेन इन्वेस्टर और कंपनियां को चाइना गो टू डेस्टिनेशन लगने लगा और जब इंडिया 1991 में इन्वेस्टर के लिए गेट खोला, तब तक चाइना अपना इंफ्रा और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्गली तरीके से डेवलप कर चुका था। यही अर्ली मूवर एडवांटेज ने चाइना का पूरा गेम सेट कर दिया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, लैंड एक्विजिशन यानी जमीन का जुगाड़। यहाँ पे चाइना का रूल सिंपल है, ऑफिशियली जमीन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी भी जमीन पे इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। अगर कोई भी कंपनी को जमीन पसंद आ गया तो वहाँ का लोकल गवर्नमेंट तुरंत उसे जमीन अलॉट कर देती है। इसका फायदा चाइना को क्या हुआ? रोड, रेल, एयरपोर्ट, पावर प्लांट सब लाइटनिंग स्पीड से बनता गया। अगर किसी भी एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करना है, जब चाहे तब डेवलप कर देता है। यहाँ के जमीन में ना कोई लीगल केस होते हैं, एक्वायर करने में कोई लिटिगेशन, जिसके कारण चाइना में इंडस्ट्रियल और इंफ्रा ग्रोथ फास्ट होते गया, जिसके कारण बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे अट्रैक्ट हुए। अब इंडिया में देखते हैं, इंडिया में ज्यादातर लैंड प्राइवेट ओनरशिप के अंडर होता है। अगर इंडिया में रोड, हाईवे, फैक्ट्री, एयरपोर्ट, डैम बनाने हो तो लैंड ओनर से पहले बात करना पड़ता है, उन्हें मुआवजा दिया जाता है और NOC लिया जाता है, तब जाके कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट होता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान के चलिए अगर सरकार को 10 एकड़ में एक फैक्ट्री डेवलप करना है, 5 से 10 जमींदार से जमीन लेने पड़ेंगे। अगर 5 ही पकड़ के चलते हैं तो उस 5 जमींदार से जमीन मांगा तो सरकार उसके एवज में उसे मुआवजा दिया जाता है। अगर जो मुआवजा का रकम दिया जा रहा है उससे 4 जमींदार संतुष्ट हैं और एक संतुष्ट नहीं है तो वो कोर्ट चले जाते हैं और इंडस्ट्रियल या इंफ्रा डेवलप पे वो स्टे लगवा देते हैं, जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होता है और डेवलपमेंट रुक जाता है। 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट ने फार्मर के और अफेक्टेड लोगों के राइट प्रोटेक्ट किए। कोर्ट ने आदेश दिया अफेक्टेड लोगों को हायर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, उसके रहने के व्यवस्था पे भी सरकार को ध्यान देना होता है। एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करने पे ही आप प्राइवेट ओनर का लैंड एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है दोस्तों, 5 में से 4 एग्री हैं और 1 एग्री नहीं होता है और वो कोर्ट जाके स्टे लगवाता है तो वो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है दोस्तों अभी के समय में कि इंडिया में बहुत से इंडस्ट्रियल और इंफ्रा के डेवलपमेंट अधूरे लटके पड़े हैं, यही लिटिगेशन के कारण। चाइना के मुकाबले इंडिया में लैंड एक्विजिशन थोड़ा टफ है, जिसके कारण इन्वेस्ट इंडिया से ज्यादा चाइना को ही प्रेफर करते हैं। चाइना का मॉडल जो है
वहाँ के लोगों को लैंड एक्विजिशन में कम राइट देता है। चाइना के डेवलपमेंट का स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाता है। इंडिया के जो लैंड एक्विजिशन सिस्टम है वो यहाँ के पब्लिक फार्मर को प्रोटेक्ट तो करते हैं, अच्छा मुआवजा तो दिलाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का स्पीड स्लो कर देता है। इकोनॉमी रेस में स्पीड का बहुत बड़ा वैल्यू है। इसी के कारण चाइना इंडिया से कई गुना आगे निकल गया। तीसरा पॉइंट है स्टेबल गवर्नमेंट। चाइना में वन पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उसने अपोजिशन को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जिसके कारण इंडिया की तरह वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, बस इलेक्शन नाम मात्र का होता है। अब स्टेबल गवर्नमेंट रहने से फायदा ये होता है, अगर गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो पॉलिसी कंटिन्यूटी काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर सरकार टैक्स पे, इंडस्ट्री पे, इन्वेस्टर पे कोई भी पॉलिसी बनाता है तो उसे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू किया जाता है और उसमें बार बार छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। इससे इकोनॉमी को क्या फायदा होता है? अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जैसे रेल, रोड, एयरपोर्ट, इंफ्रा, बड़े पावर सेक्टर में बिना पॉलिटिकल इंटरप्शन के चलते हैं, कोई भी कंपनी इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसे पॉलिसी के नाम पे बार बार परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी कारण स्टेबल गवर्नमेंट इन्वेस्टर को बहुत भाता है। इंडिया की स्टोरी पूरा ही अलग है। 90s में कोलाइजन पॉलिटिक्स का जमाना था। 1989 से 2000 तक इंडिया में कुल 7 बार पीएम बदले हैं, यानी इंडिया में उस समय अनस्टेबल गवर्नमेंट था। हर नई सरकार की अपने प्रायोरिटी और अपना स्कीम लिस्ट होता था और पॉलिसी होता था। बोल्ड रिफॉर्म या टफ डिसीजन जैसे लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म या टैक्स में सुधार करना हो तो पॉलिटिकल रिस्क के कारण वो बोल्ड डिसीजन लेने से डरते थे। अब डेमोक्रेसी का एक साइड ये भी है, इंडिया में सरकार को हर 5 साल में इलेक्शन फेस करना पड़ता है, जिसमें देश के बहुत से पैसे खर्च होते हैं। कोई भी सरकार टफ रिफॉर्म करने से डरती है। जो टफ रिफॉर्म होता है वो शॉर्ट टर्म में वो परेशानी देता है, जिससे वोटर्स का नाराज होने का खतरा बना रहता है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिक का ट्रस्ट जीतना होता है, जिसके कारण बहुत से सब्सिडी, फ्रीबीज जैसे स्कीम चलाने पड़ते हैं और ऐसे स्कीम जो क्विकली पॉपुलर हो जाए, जिसके कारण वोटर्स उसी को वोट दें। दोस्तों, जो पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो पैसे सरकार फ्री बीज और सब्सिडी बांटने में लगा देती है। चाइना में लोगों को फ्री बीज का चॉइस नहीं मिलता है, जिसके कारण वहाँ के स्टेट डेवलपमेंट में हार्ड पुश करते हैं। चाइना स्टेबल सेंट्रलाइज सिस्टम ने ग्रोथ के लिए हाईवे बना दिया, सीधी और फुल स्टेट में। वहीं इंडिया में अनस्टेबल गवर्नमेंट ने ब्रेक भी लगाया और जिगजैग भी बना दिया। अनस्टेबल गवर्नमेंट के कारण इंडिया के इकोनॉमी स्पीड थोड़ी कम हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी सिस्टम बहुत ही खराब है। यहाँ का पब्लिक को सोचना होगा, अगर वो जिस पार्टी को सत्ता में बिठाना चाहती है उसे फुल मेजोरिटी या ज्यादा से ज्यादा बहुमत देकर उसे सत्ता में बिठाए। अगर जोड़ तोड़ कर सरकार बनती है तो देश का डेवलपमेंट भी जोड़ तोड़ कर ही होता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल। चाइना ने अपने ग्रोथ का इंजन फैक्ट्री प्लस एक्सपोर्ट को बनाया। चाइना ने डिसाइड किया हम पूरी दुनिया के लिए सस्ती चीजें बनाएंगे, कपड़े, टॉयज, जूता, चप्पल, मोबाइल, लैपटॉप, यानी सुई से लेके मैकबुक तक हम बहुत ही सस्ते और मजबूत बनाएंगे। पोस्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक पे चाइना ने बहुत ही हैवी इन्वेस्ट किया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? चाइना के प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में चला गया। मल्टीनेशनल कंपनियां ने सोचा अगर चीप और लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए तो चाइना ही सबसे बेस्ट है। चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन का हार्ट बन गया। इंडिया ने सर्विस सेक्टर को अपना इंजन बनाया, आईटी, बीपीओ, सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग को। इससे हाई स्किल जॉब और फॉरेन एक्सचेंज तो इंडिया आए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतनी मास लेवल पे नहीं हुई जितना फैक्ट्रिया में होती है। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इंडिया जीडीपी में कम ही रहा। अब यहाँ एक डिफरेंस समझिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक एरिया में लाखों लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकता है और इसमें एक छोटे से मजदूर से लेकर हाई स्किल्ड इंजीनियर तक, इंजीनियर के लिए भी जॉब रिक्रूट होते हैं। अब आईटी सेक्टर में वहाँ पे जो जॉब क्रिएट होता है वो सिर्फ हाई स्किल्ड लोगों के लिए ही होता है और अगर वहाँ हाई पेइंग जॉब मिल रहे हैं तो वो उतने मास लेवल के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यानी अगर एक इंडस्ट्री खुलता है तो उसमें मास लेवल पे जॉब क्रिएट होता है, छोटे स्किल से लेकर बड़े स्किल वाले तक होगी। और अगर आईटी सेक्टर में अगर जॉब डेवलप करता है तो जो जॉब क्रिएट होता है वो सिर्फ ज्यादातर हाई स्किल लोगों के लिए ही होता है। इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी का कॉम्बाइंड इफेक्ट से चाइना को क्या फायदा हुआ? फॉरेन एक्सचेंज का भंडार लग गया, विदेशी कंपनियों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, डोमेस्टिक कंपनियां हैं उन्हें भी सीखने का मौका मिला और आज चाइना लो एंड से मूव करके हाई टेक एक्सपोर्ट जैसे ईवी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रा में टॉप पे आ गया। एक और चीज पे चाइना ने इंडिया से अलग सोचा, पॉपुलेशन इंडिया का भी बढ़ रहा था और चाइना का भी। चाइना ने इसे अपॉर्चुनिटी समझा और इंडिया ने बोझ। चाइना ने स्किल डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया, जिसके कारण चाइना में बहुत से चीप एंड स्किल लेबर तैयार हो गए और जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें चीप एंड हाई स्किल लेबर बहुत ही अट्रैक्ट किया। वहीं इंडिया ने
अपने बढ़ते पॉपुलेशन को बोझ समझा, सिर्फ चिंता जाहिर करते रह गया। अब यहाँ बात करते हैं, अगर इंडिया चाइना से आगे निकलना चाहे, किधर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सर्विस सेक्टर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट फोकस जोन, स्मूथ लॉजिस्टिक और क्लियर पॉलिसीज चलाना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट को फ्री बीज से ज्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को मजबूत करना होगा, क्योंकि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है वहीं पे इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अब रिकैप करते हैं। चाइना ने पहले रेस स्टार्ट की, अर्ली लिबरलाइजेशन से हेड स्टार्ट लिया, इजी लैंड एक्विजिशन और स्टेबल गवर्नमेंट ने उस चाइना को स्पीड दिया, और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट मॉडल ने चाइना को दुनिया का फैक्ट्री बना दिया। इंडिया के पास भी अपने स्ट्रेंथ है, यंग पॉपुलेशन, स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर, लेकिन अगर इंडिया को चाइना के लेवल तक पहुंचना है तो स्पीड, मैन्युफैक्चरिंग और एग्जीक्यूशन पर काम करना होगा। कमेंट में लिखो आपके हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो हमें सॉल्व करना चाहिए। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।